मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम जो टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है समाकलन। चैप्टर नंबर 7 के एक न्यू टॉपिक पर लेते हैं, समाकलन की विधियाँ। ठीक है, अब समाकलन करने की क्या क्या हमारी और प्रोसेस हो सकती है। ठीक, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले बनाए हुए थे समाकलन के, जो हमने एंटी डेरिवेटिव अर्थात प्रति अवकलज विधि के द्वारा हमने बनाए हुए थे। तो आज है समाकलन की विधियाँ। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के हमको फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो पहली उसके अंदर विधि है प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फंक्शन को पहचानना बड़ा जरूरी है कि हम किन फलनों में प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसमें पहला हमारा फलन बनेगा जिसमें हम प्रतिस्थापन लगाएंगे, वो है अगर आपको ऐसा फलन दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डी एक्स दे दिया। ध्यान देंगे फलन मैंने क्या लिखा हुआ है, फंक्शन को समझेंगे। अर्थात फलन है ये एफ एक्स जो है वो फलन है और एफ डैश एक्स जो है वो इस फलन एफ एक्स का क्या है, अवकलन है। अर्थात फलन और उसका अवकलन यदि एक दूसरे के साथ गुणा में है तो 100% आपका जो प्रोसेस लगेगा वो क्या लगेगा, प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम प्रोसेस क्या अपनाएंगे, ध्यान देना है। ये प्रोसेस है, कोई फॉर्मूले हम नहीं बना रहे बल्कि क्या बता रहे हैं, एक प्रोसेस सिखा रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लेट जो आपका फलन है इस एफ एक्स फलन को आप क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आप क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, अर्थात फलन का आपने प्रतिस्थापन कर दिया किसमें, टी में। तो इसका आपने x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। क्योंकि अगर एफ एक्स वाला टर्म मेरा टी में आ गया तो डी एक्स भी मेरा किस में आना चाहिए, डी टी में आना चाहिए। तब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। तो एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा और t का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। क्लियर, तो मेरी एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को चाहिए क्या, देखिए इस एफ एक्स की वैल्यू को तो मैं टी रख दूंगा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स है ना, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरे को जैसे ही मैंने इस एफ एक्स का अवकलन किया तो मेरे को एफ डैश एक्स तो मिल गया और अपॉन में डी एक्स भी मिला है, डी टी अपॉन डी एक्स में। तो इस डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा ये फलन बन जाएगा। देखिए कैसे, सो एफ डैश एक्स का डी एक्स इक्वल क्या हो गया, डी टी हो गया। अब ये सारे के सारे मान को हम यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले टर्म में प्रतिस्थापित करेंगे। सो आई इक्वल, आई फॉर इस फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, आई मान लिया था, इसकी जो भी इंटीग्रेशन वैल्यू आएगी वो आई के इक्वल होगी। ठीक, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इस एफ एक्स को मैंने क्या रखा, टी रखा, इंटू एफ डैश एक्स का डी एक्स मिलके क्या बन गया, डी टी मिल गया। देखिए तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी का डी टी हो गया। अब टी का डी टी में आपको वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स की पावर एन इक्वल हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन टू, अरे एक्स की पावर, अरे टी की पावर एन प्लस वन, एन का वैल्यू कितना है, वन, वन प्लस वन टू अपॉन वन प्लस वन टू हो गया। सो आई इक्वल क्या होगा, अब यहाँ पर आपने जो टी माना हुआ था, टी की वैल्यू आपने क्या मानी थी, एफ एक्स मानी थी। तो इधर पर अब आपको टी का फिर से प्रतिस्थापन कर दीजिए किसमें, एफ एक्स में। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, टू प्लस क्या हो जाएगा, सी हो गया। बस, तो इस फॉर्मेट के फलन का ये क्या हो गया, एक समाकलन हो गया। बड़ा आसान सा आपका ये एक ट्रिक है, तो कोई टफ है नहीं है। देखिए बड़ा इजी सा फॉर्मेशन है। तो इसमें फॉर्मेशन में समझने के लिए आपको क्या देखना है कि अगर फलन और उसका अवकलज, तभी अवकलन आने चाहिए, तुरंत पहचानना है कि अगर फलन और उसका अवकलज एक दूसरे के साथ गुणा में है, ठीक है, तो आपने कौन सी प्रोसेस लगानी है, इस प्रतिस्थापन वाली प्रोसेस का आपने यूज करना है। ठीक, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए एग्जांपल है आई इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, और ध्यान देना क्या है, log x इंटू वन अपॉन एक्स का डी एक्स, log x इंटू वन अपॉन एक्स का डी एक्स। अब इस फलन का मेरे को समाकलन करना है। ठीक, तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, जो log x होता है उसका अवकलन वन अपॉन एक्स होता है।
होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट log x इक्वल क्या मान लेंगे, t मानेंगे। अब इसका x के सापेक्ष आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, किसका, log x का। तो अवकलन क्या होगा log x का, 1/x हो गया, इक्वल dt का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dt/dx हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर करेंगे, सो मेरे को क्या मिलेगा, 1/x का dx इक्वल क्या मिल गया, dt मिल गया। देखिए, तो 1/x और dx जो अवकलज है वो dx के साथ मिलके क्या बना देगा, dt बना देगा। ठीक, तो अब इसको यहां पर प्रतिस्थापित करेंगे, सो i इक्वल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये वैल्यू तो t हो गई और 1/x का dx मिलके हमारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। बन गया। अब इसका समाकलन कीजिए, देखिए बड़ा आसान होगा। तो t का x के सापेक्ष t का t के सापेक्ष करना है, तो क्या हो जाएगा, t² प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब t की वैल्यू को ऊपर से रखिए, जो आपने माना हुआ था, t की वैल्यू क्या मानी थी, log x। तो इक्वल क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो गया, c हो गया। तो यही आपका इस फलन का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए, ठीक, तो आपने पहचानना क्या है, फलन और उसके अवकलन को पहचानना है। ठीक है, जो फलन होगा उसका प्रतिस्थापन करेंगे तो जो अवकलन है वो dx के साथ मिलके क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर फलन और उसका अवकलज यदि गुणा में है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, और प्रतिस्थापन कैसे होता है ये आपने सीख लिया। ठीक, चलिए इसको नोट करिए एक बार बड़े अच्छे से। ठीक, चलिए अब लेते हैं दूसरे टाइप का। चलिए अब दूसरा वाला जो फॉर्मूला है इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका निकल रहा है, f'(x/fx) का dx निकल रहा है ना। तो इसमें एक चीज देखिए, नीचे क्या है मेरा, fx है। ठीक, और fx का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, f'(x) होता है। ठीक, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो fx फलन नीचे है, कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, अर्थात हर में है। और अवकलज जो fx का अवकलज जो f'(x) है वो आपके न्यूमरेटर में है, अर्थात अंश में है। अर्थात फलन नीचे है और अवकलज अंश में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपने 100% क्या लगाना है, प्रतिस्थापन लगाना है। ठीक, तो आप इसमें करेंगे क्या, माना क्योंकि जो प्रतिस्थापन होगा वो फलन का होगा, अवकलज का नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, इस fx को क्या मान लिया, t मान लिया ना। अब अगर fx t में आ गया तो dx भी किस में आना चाहिए, dt में आना चाहिए ना। अब dx को हटाएंगे और साथ में f'(x) को हटाएंगे, कैसे, इसका x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखिए कैसे, x के सापेक्ष मैंने अवकलन किया तो मेरा फलन क्या बन गया, fx का अवकलन क्या हो गया, f'(x) हो गया, और t का अवकलन क्या हो जाएगा, dt अपॉन क्या आ जाएगा, dx आ गया। और ध्यान से पूरा देखेंगे इसको, और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि f'(x) इंटू dx है, देखिए है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सो f'(x) इंटू dx इक्वल मेरा क्या बन गया, dt बन गया। देखिए हो गया। अब इस सारी कैलकुलेशन को यहां रखेंगे i में, सो i इक्वल क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये f'(x) और dx तो dt बन गया ना, तो बचा क्या ऊपर, 1/t बन गया। क्यों, अरे 1/fx को मैंने t रख दिया और f'(x) का dx क्या बन गया, dt बन गया। देखिए बन गया ना, तो क्या बन गया, 1/t का dt हो गया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का dx इक्वल क्या होता है, log x। अब वैसे ये फॉर्मूला t में बनाना है, तो t में क्या हो जाएगा, इक्वल log t प्लस क्या हो जाएगा, c हो गया। क्लियर, और t की वैल्यू को ऊपर से रखेंगे तो t की वैल्यू क्या है, fx है। तो i इक्वल क्या बन जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, t की वैल्यू रखेंगे fx, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ fx प्लस क्या हो गया, c। ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। देखिए निकल गया, एक बड़ी इजी सी प्रोसेस है। बस इसमें थोड़ा सा समझना है कि फलन कहाँ होगा, बट्टे में होगा, और अवकलज जो होगा वो कहाँ होगा, अंश में। अगर फलन नीचे है और उसका अवकलज कहाँ है, अंश में है, तो आप 100% कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ तो ध्यान से समझेंगे उसको भी। एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मेरे पास i इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 प्लस x² का dx है, एक फलन है ना। तो आपको एक चीज दिख रहा है
कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यदि मैं अवकलन करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो इसका मतलब फलन बट्टे में है और अंश में क्या है, उसका अवकलज है। तो हम करेंगे क्या, जो फलन है उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो मैं करूंगा क्या, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना, t मान लिया। इसका x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया, इक्वल t का अवकलन क्या होगा, dt अपॉन डी एक्स, dt अपॉन क्या हो गया, dx हो गया। इस dx को बजगुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 2x के साथ हमने मिलके किसको हटाना है, dx को भी तो हटाना है। तो सो क्या हो जाएगा, 2x का dx इक्वल क्या बच गया, dt बच गया। देखिए 2x का dx इक्वल क्या हो गया, dt। अब इस सारी वैल्यू को i में ऊपर रखेंगे। सो i इक्वल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर का ये वैल्यू 2x का dx क्या बन गया, dt बन गया, उसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 बचेगा ना, तो 1 अपॉन क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, t, और 2x इंटू डी एक्स क्या मिल गया, dt मिल गया। अब 1 अपॉन टी का dt तो बड़ा ईजी है, इक्वल 1 अपॉन टी के dt का वैल्यू क्या होता है, log t, प्लस क्या हो जाएगा, c हो गया। ठीक, अब t की वैल्यू को आपने रखना है जो ऊपर माना हुआ था। तो t की वैल्यू क्या ली हुई थी आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, c, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। देखिए कोई टफ क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी सा एक फॉर्मेट है। तो इसमें आपने समझना है कि फंक्शन नीचे है और उसका अवकलज कहाँ होगा, ऊपर होगा, फलन नीचे और डेरिवेटिव उसका अंश में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा फंक्शनों को एक बार आप सीखेंगे, तो इसको भी एक बार अच्छे से नोट करेंगे, ठीक। चले अब आते हैं, एक चीज और दिखाते हैं आपको, ठीक है। अगर मेरे पास एक फंक्शन ऐसा मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का डी एक्स मिल गया, तब इस फलन को आप प्रतिस्थापन के द्वारा नहीं बना सकते हैं। इस फलन का समाकलन जो होगा वो प्रतिस्थापन के द्वारा कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक। तो इसके लिए अगर क्यों नहीं होगा, इसका रीजन हम दिखाते हैं। क्योंकि फलन ऊपर है, अवकलज नीचे है। तो आपने एफ एक्स को क्या माना, यदि टी माना, तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स के सापेक्ष यदि आपने अवकलन किया तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स का इक्वल क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स का डी एक्स इक्वल क्या हो गया, डी टी हो गया। अब इसको आई में यदि फंक्शन में हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए एफ एक्स तो टी हो गया, अब एफ डैश एक्स नीचे है और डी एक्स ऊपर है, अब डी टी रखिए। अब या तो एफ डैश एक्स हटाएंगे, अगर एफ डैश एक्स को हटाते हैं, चलो ये प्रोसेस तो काम नहीं कर पाई क्योंकि एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स तो बन ही नहीं रहा है। तो अगर इसको हमने ऐसे हटाया, एफ डैश एक्स को नीचे गुणा कर दिया, या डायरेक्ट हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दी, तो क्या बन जाएगा, देखिए डी टी अपॉन क्या हो गया, डी एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। देखिए इस कंडीशन में तो क्या एक्स पूरे का पूरा प्रतिस्थापित हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि आधा टर्म हमारा टी में आ गया, आधा टर्म किस में आ गया, एक्स में आ गया। तो इस कंडीशन में ये प्रोसेस हमारी क्या नहीं करेगी, पास नहीं करेगी। तो इसलिए ऐसे फलनों में कभी भी प्रतिस्थापन आपने यूज में नहीं लाना है, क्योंकि अगर फलन ऊपर है, अंश में है, और उसका अवकलज कहाँ है, हर में है, तो इस फॉर्मेट के फंक्शन में कभी भी इंटीग्रेशन जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं होगा, ठीक। इसलिए हमेशा नोट रखेंगे कि जो अवकलज है वो हमेशा किस में होना है, मल्टीप्लाई में होना है, किसके साथ, डी एक्स के साथ। देखो जैसे हमने पहले फॉर्मेट में किया, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डी एक्स, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, एफ डैश एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई में है, अर्थात अवकलज और उसका डी एक्स क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरे में हमने देखा एफ डैश एक्स अपॉन डी एक्स, नहीं अपॉन क्या था, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का डी एक्स। तो इसमें भी आपने देखा कि एफ डैश एक्स क्या है, अवकलज है, और डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव है। तो अवकलज और डी एक्स क्या होने हैं, मल्टीप्लाई में होने हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज प्रतिस्थापन का प्रयोग नहीं हो सकता है उस फलन में, उसके लिए फिर कोई दूसरी प्रोसेस आएगी, ठीक। तो कहाँ पर नहीं कर सकते हैं वो पता चल गया ना, ठीक। तो इसको भी आपने एक बार दिमाग में वैसे रिमाइंडर के तौर पर रखना है, ठीक। चलिए अब आते हैं तीसरी विधि जिसमें आप प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब लेते हैं तीसरे टाइप का फलन, जिसमें
समाकलन के, जिसमें जो समाकलन होगा वो प्रतिस्थापन के द्वारा होगा। ठीक है, वो फलन क्या है, I इक्वल एफ ए एक्स प्लस बी का डी एक्स है। अर्थात इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये एफ ए एक्स प्लस डी का एफ ए एक्स प्लस बी जो है ये एक संयोजित फलन है। ये फलन क्या है, एक संयोजित फलन है। किस किस का है, एफ एक्स और ए एक्स प्लस बी का संयोजन होके क्या बना हुआ है, एफ ए। इन दोनों, ये दोनों जब मिले तो ये दोनों मिल के मेरा क्या बन गया, एफ ए एक्स प्लस बी बन गया। आपने पढ़ा होगा पीछे फलनों का संयोजन। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी किसी भी फलन में आपको संयोजन दिखेगा तो इसका मतलब वहाँ पर जो समाकलन होने की संभावना है वो किसके द्वारा है, प्रतिस्थापन के द्वारा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम फलन का समाकलन प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब प्रतिस्थापन किसका करें, सबसे बड़ी प्रश्न है। तो प्रतिस्थापन हमने करना किसका है, जो फलन संयोजित होगा, अर्थात जो फलन अंदर होगा, अर्थात जो फलन अंदर संयोजित हुआ होगा। तो अंदर किसका संयोजन है, ए एक्स प्लस बी का है। तो इस ए एक्स प्लस बी का आप क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन कर देंगे। कैसे, हमने क्या किया, लेट ए एक्स प्लस बी को हमने क्या मान लिया, टी, क्योंकि प्रतिस्थापन एफ का नहीं होगा उस कंडीशन में, किसका होगा, ए एक्स प्लस बी का होगा। अर्थात जो अंदर संयोजित पद है उसको आप क्या कर दोगे, प्रतिस्थापित कर दोगे। ठीक, तो ए एक्स प्लस बी को मैंने टी माना, तो मेरा फलन क्या बन जाएगा, इसका एक्स के सापेक्ष अब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष जब मैंने अवकलन किया तो ए एक्स का क्या हो गया, ए इंटू 1 हो गया और बी का 0 हो गया। टी का क्या होगा, डी टी अपॉन क्या हो गया, डी एक्स हो गया। ठीक, अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, डी एक्स की निकालनी है ना, क्योंकि देखिए ये पूरे का पूरा टर्म टी आ गया तो एक टर्म एक्स वाला और बचा, वो केवल और केवल क्या है, डी एक्स है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी अपॉन ए हो जाएगा। देखिए तो डी एक्स कैसे हटेगा, डी टी अपॉन ए करके हट जाएगा। तो ये सारी वैल्यू यदि मैं आई में रखूंगा, सो आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ, ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, टी, और डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी अपॉन ए। तो डी टी अपॉन ए, तो इसमें 1 अपॉन ए, डी टी अपॉन ए जो आया है, ए मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो इक्वल हो गया 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी का क्या हो गया, डी टी हो गया। ठीक, अब एफ टी का आपने समाकलन पढ़ा था, क्या होता है, 1 अपॉन ए स्मॉल, ये एफ जो है मैंने स्मॉल बना रखा है ना, तो स्मॉल एफ टी का जो समाकलन करके वैल्यू आ गई, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया इसका समाकलन एफ टी आ गया, कैपिटल एफ टी आ गया। स्मॉल एफ टी का समाकलन क्या आ गया, कैपिटल एफ टी आ गया, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पर आपने टी की वैल्यू रख लेनी है, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल, सो आई इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन ए कैपिटल एफ, और टी की वैल्यू थी ए एक्स प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस सी जो होगा वो एक समाकल स्थिरांक है। तो इस प्रकार के फंक्शन का इस रूप में आप क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि संयोजित पद को आपने क्या मानना है, टी मानना है, अर्थात संयोजित पद का आपने प्रतिस्थापन करना है, जो पद आपका संयोजित हुआ होगा, जो अंदर होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब मैं इस पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए कैसे। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन आई इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का यदि आपको समाकलन करना है, किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का। तो आपने इसके अंदर देखा क्या कि जो संयोजन हुआ है वो किसका हुआ है, ए एक्स प्लस बी का हुआ है। तो आप क्या करेंगे, माना ए एक्स प्लस बी को आप क्या मान लेंगे, यहाँ पर टी मानेंगे, क्योंकि संयोजन, देखो साइन का तो संयोजित पद नहीं है, साइन के अंदर गया हुआ है कौन, ए एक्स प्लस बी, तो इसलिए जो संयोजित पद है ए एक्स प्लस टी, ए एक्स प्लस बी, उसको आपने प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक, अब इसका आपने एक्स के सापेक्ष क्या निकाला, अवकलन निकाला। तो एक्स के सापेक्ष जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो गया, बराबर बी का तो 0 हो गया, टी का क्या होगा, डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, डी एक्स आ गया। तो हमको डी एक्स की वैल्यू चाहिए, सो डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन क्या हो गया, ए आ गया। क्लियर। सो अब इस सारी की सारी वैल्यू को ऊपर प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक, तो एक ही बताइए, जो डी टी अपॉन ए है, 1 अपॉन ए क्या है हमारा कांस्टेंट, तो उसको हम कहाँ ले रहे हैं, देखिए बाहर ले रहे हैं ना, तो 1 अपॉन जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू हमने क्या रख दी, टी रख दी, टी, और डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन ए। तो
डी टी अपॉन ए था तो अपॉन ए मैंने बाहर ले लिया है, ले लिया तो अंदर केवल क्या बचेगा, डी टी बच गया। अब साइन टी का आपको समाकलन पता है तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, 1/a। साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस क्या हो गया, सी हो गया। क्यों, साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी होता है तो माइनस मैंने आगे लगा दिया। ठीक, अब टी की वैल्यू को ऊपर से रखेंगे, जो आपने प्रतिस्थापित किया है उसको वापस लाना है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, -1/a। कॉस टी की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी था, ए एक्स प्लस बी प्लस क्या हो गया, सी। तो ये आपका इसका क्या निकल गया, इस फॉर्मेट के फलन का समाकलन हो गया। देखिए बड़ा इजी सा आपका ये क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। ठीक, तो कोई टफ है, देखिए बहुत इजी है। तो यहाँ पर समझ गए क्या है, अगर कहीं पर भी अगर फलन का क्या आपको दिख जाए, संयोजन दिख जाए, देखिए दिख रहा है ना संयोजन ये, तो उस वाले टर्म को आप क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो आपकी इस प्रोसेस को लगा के क्या निकल जाएगा, संयोजित फलनों का समाकलन निकल जाएगा। ठीक, कोई टफ है, देखिए बहुत इजी सा है। ठीक, तो इसको एक बार नोट करेंगे। ठीक है सब बच्चे, अब अगर मैं आपसे कहूँ, मौखिक बताएंगे, ठीक है, एक बार सोचेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी का समाकलन क्या होगा, अब बताइए फटाफट एक बार क्विक, इसको देखते हुए। अगर ए एक्स प्लस बी को टी माना तो 1/a तो अपॉन में आ जाएगा, 1/a कॉस का समाकलन होगा तो कॉस टी, अरे इसको टी मानेंगे ना हम, तो 1/a तो आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि वो ये जब ए एक्स प्लस बी का डी टी करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन ए, तो 1/a आ गया, तो कॉस टी का डी टी हो जाएगा। तो कॉस टी का समाकलन क्या हो गया, साइन टी, और टी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, सी। कर लेंगे इस प्रोसेस को, बस ये एक बहुत आसान सी क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक, तो इसको एक बार ध्यान में रख के इनको थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। ये हमारी क्या दे रहे हैं, समाकलन की विभिन्न प्रकार की क्या है हमारी ये विधियां हैं, जिनके द्वारा हम बहुत सारे फलनों के समाकलन को कर सकते हैं। ठीक, तो कंप्लीट, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा सब बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब लेते हैं एक ऐसा फलन, एक फॉर्मूला और बनाते हैं, क्योंकि ये सिंगल अगर आ गया तो प्रोसेस हो गई, अगर अकेले पूछ दिया इंटीग्रेशन ऑफ 10x का dx, ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक, तो क्योंकि हमने जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे उनमें 10x का dx नहीं पढ़ा हुआ था ना, तो 10x का dx अब पढ़ते हैं। ठीक, तो 10x का अगर हम समाकलन करेंगे तो 10x को हम तोड़ देंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन किस में तोड़ देंगे, कॉस x। ये देखिए 10x को कैसे तोड़ दिया, साइन x अपॉन कॉस x में तोड़ दिया। अब आपको दिख रहा है कि फलन हमेशा इसमें कहाँ होगा, नीचे होगा और ऊपर अवकलज होगा। देखिए कॉस, क्योंकि साइन का अवकलन कॉस है, बट ऊपर वाले को फलन नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि बताया था मैंने इसमें स्टार्टिंग में, क्योंकि अवकलज जो होगा हमेशा dx के साथ क्या होना है, गुणा में होना है, कहा था ना। तो इसका मतलब फलन कहाँ होगा, नीचे होगा। तो कॉस x फलन है, कॉस का अवकलन साइन होता है, वो माइनस साइन होता है ना, तो माइनस को तो हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माना, पहले ध्यान से एक बार देखेंगे। ठीक है, माना cos x इक्वल मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। अब इसका x के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन किया। ठीक है, तो cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, माइनस साइन x हो गया, इक्वल t का क्या होगा, dt अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो गया। अब मेरे को चाहिए क्या, देखिए इसमें हटाने के लिए साइन x का dx चाहिए ना, तो माइनस साइन नहीं चाहिए, तो माइनस साइन को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा, माइनस यहाँ चले गया। तो सो मेरे को क्या मिलेगा, साइन x का dx इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dt हो गया। ठीक, इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे अब ये। सो i इक्वल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का dx इक्वल माइनस dt हो गया, तो 1/cos, तो 1/cos की वैल्यू क्या हो गई, t, और साइन x का dx क्या हो गया, माइनस को बाहर ले लेते हैं, dt हो गया। क्यों, माइनस साइन और कॉफिशिएंट जितने सब कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब 1/t का dt करेंगे तो क्या होगा, माइनस लॉग t प्लस क्या हो गया, c हो गया। देखिए बड़ा आसान हो गया। तो इक्वल क्या मिलेगा, माइनस लॉग t की वैल्यू अगर रखेंगे तो t की वैल्यू हमने क्या रखी थी ऊपर, cos x, तो लॉग cos x प्लस क्या आ गया, c। तो हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x का dx इक्वल क्या बन गया, माइनस लॉग cos x प्लस क्या हो गया, c। तो ये आपने क्या करना है, नोट रखना है। ये किसका फॉर्मूला है, 10x इंटीग्रेशन ऑफ 10x का। ठीक, अब किसी बच्चे को ये अच्छा नहीं लग रहा, वो कह रहा है कि नहीं ये माइनस मेरे को पसंद नहीं है, तो हम इस माइनस को भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए कैसे,
तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x का dx, एक फॉर्मूला और बनाते हैं इसी का, ठीक है। माइनस लॉग कॉस एक्स को हम सेक में बदल देते हैं, तो कॉस एक्स को सेक में कैसे लिखेंगे, 1/sec x प्लस क्या हो गया, c हो गया। तो इक्वल क्या लिख दूंगा, माइनस लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस तो बाहर रहेगा ना, तो लॉग a/b, तो लॉग a/b क्या होगा, log 1 माइनस क्या हो गया, लॉग ऑफ sec x हो गया, प्लस क्या हो गया, c। आपको पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो log ऑफ क्या आ गया, sec x प्लस क्या हो जाएगा, c। किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ 10x का dx मेरा निकल गया, एक दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बन गया। तो कोई टफ है, देखिए बहुत इजी है 10x का समाकलन, तो नोट हो सकता है ना, ठीक। अब इसी का एक पार्टनर फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ, उसको आप खुद करेंगे डेरिवेट, हाँ, cot x का dx, किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का dx इक्वल क्या बनेगा, पहला फॉर्मूला बनेगा log sin x प्लस c बनेगा, ठीक। अभी बताएंगे कैसे, पता चल गया। इंटीग्रेशन ऑफ cot x का dx बराबर एक फॉर्मूला और होगा, माइनस लॉग cosec x प्लस c हो जाएगा, ठीक। सेम प्रोसेस इसकी भी होगी, बताइए कैसे। इस कॉट को आप तोड़ देंगे कॉस बट्टा साइन, अरे देखिए ये तो पहला वाला क्लियर हो गया ना, तो ठीक, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसके लिए हल्का सा हिंट दे रहा हूं आपको कैसे इसका निकलेगा, ठीक है। तो इसका अगर आपने करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट को हम तोड़ देंगे कैसे, cos x बट्टा क्या हो जाएगा, sin x का dx हो जाएगा, ठीक। आप sin x को क्या करेंगे, t मानेंगे, देखिए इक्वल t, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में मैंने इसका अवकलन किया, तो sin x का क्या हो जाएगा, प्लस का cos x इक्वल dx अपॉन dt अपॉन क्या आ गया, dt अपॉन dx आ गया। सो cos x का dx, cos x का dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt, तो यहाँ पर रखेंगे तो i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का क्या हो गया, dt इक्वल क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस क्या आ गया, c, और t की वैल्यू को आप क्या रख लेंगे, sin x रख लेंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा, log sin x प्लस क्या हो जाएगा, c हो गया, देखिए, ठीक। अब इस साइन को कॉसेक में चेंज करना है, तो साइन को कैसे लिख देंगे हम, log साइन को 1/cosec x प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब इसी को अगर आगे को और बढ़ना है तो एक फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया आपका, किसका, cot x का इंटीग्रेशन। अब दूसरा इंटीग्रेशन log 1/cos x, तो इक्वल क्या हो जाएगा, log 1 माइनस लॉग ऑफ cosec x प्लस क्या हो गया, c। log 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0, इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ log cosec x प्लस क्या हो जाएगा, c। तो ये हमारा किसका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का dx हो गया, ठीक। तो इसको भी एक बार नोट करेंगे, ठीक। चलिए दो फॉर्मूले और बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक समाकलन और लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x का dx। क्यों, आपने जो बेसिक फॉर्मूले बनाए थे उनमें sec x का समाकलन कहीं पड़ा हुआ था, नहीं था, sec स्क्वायर x का था, sec x का तो नहीं था ना, ठीक। तो sec x का समाकलन हम कैसे करें, बड़ी समस्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा फंक्शन को यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। फलन को ऐसे तैयार करना है कि वो हमारे समाकलनीय पद बन जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे बेसिक रूल के अंदर आ जाए, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, इसका यूज थोड़ी देर में पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बता नहीं सकता ना डायरेक्ट में। तो ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने sec x प्लस 10x से अंश में भी गुणा किया, और sec x प्लस 10x से मैंने कहाँ भी गुणा किया, हर में गुणा किया, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि sec x प्लस 10x से sec x प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, इक्वल, थोड़ा सा एक बार आपको ऊपर का ब्रैकेट खोल के दिखाता हूं, तो क्या बन गया, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, sec x प्लस क्या हो गया, 10x का dx, है नहीं। अब गुणा क्यों किया, इसका रीजन अब मिलेगा। अगर मैं नीचे जो फलन है sec x प्लस 10x को यदि मैं प्रतिस्थापित कर दूं t करके, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x, और 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है। देखिए नीचे फलन है
और अंश में उसका पूरे का पूरा क्या है, अवकलन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माना sec x प्लस 10x इक्वल मैंने क्या माना, t माना, और इसका x के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन लग जा रहा है, x के सापेक्ष अवकलन किया तो sec x का अवकलन क्या हो गया, sec x इंटू 10x प्लस 10x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x इक्वल t की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx हो गया। ठीक, अब sec स्क्वायर x इंटू सेक एक्स इंटू 10x dx के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, dt बना देंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा, सो sec x इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर x का dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt हो गया। अब इसको i में यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो i इक्वल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ इस ये पूरा dx के साथ मिलके dt हो गया, अपॉन क्या आ गया, t आ गया। तो dt अपॉन t, dt अपॉन क्या बन गया, t। अब dt अपॉन 1 अपॉन t का dt क्या होता है, log t, log ऑफ t प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब log t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू यहां से रखेंगे तो क्या बन गया, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक x का dx इक्वल, अब रखिए क्योंकि ये i तो यही तो है, तो t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू क्या है, सेक x प्लस 10x, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ सेक x प्लस क्या हो गया 10x प्लस क्या बन गया c। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, किसका समाकलन बन गया, सेक x का dx का फॉर्मूला बन गया। तो कोई टफ फॉर्मूला है, देखिए बहुत इजी सा आपका एक ये प्रोसेस हो गया। अभी पता चला सेक x प्लस 10x से आंसर में गुणा करके क्या फायदा हुआ, तो थोड़ा सा फायदा भी देखना है। ठीक, इसी का एक पार्टनर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप कोसेक x का dx लिखेंगे, ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ लॉग कोसेक x प्लस कॉट x प्लस क्या हो जाएगा, c आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, लॉग कोसेक x प्लस कॉट x अपॉन नहीं प्लस क्या होगा, c। कर सकते हैं कैसे, अरे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे गुणा करेंगे, अरे जब आप i बराबर निकालेंगे ना इसका, तो इसके कोसेक x के अंश में कोसेक x प्लस कॉट x से ऊपर गुणा करेंगे और कोसेक x प्लस कॉट x से कहाँ गुणा करेंगे, हर में गुणा करेंगे, करेंगे ना। और गुणा करने के बाद कॉस ये कोसेक, हाँ इसी ना, कोसेक x प्लस कॉट x को आप क्या रिप्लेस कर देंगे, t रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे t, तो जो आपका अंश वाला मान है, क्योंकि माइनस आएगा, इसका अवकलन होता है माइनस में, इसका अवकलन होता है माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस को उस साइड ले लेंगे। तो इसका मतलब जो आपका न्यूमरेटर है, ये पूरे का पूरा न्यूमरेटर क्या चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ dt चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रोसेस से आप किसका भी निकाल सकते हैं, कोसेक x का समाकलन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो 4 हमारे नए फॉर्मूले और इसके अंदर प्राप्त हुए हैं, एक बार उनका अभ्यास करेंगे। ठीक।